टर्मिनोलॉजी आ जाती है इसकी थर्मोडायनेमिक की बेसिक टर्मिनोलॉजी से। हम लोग बात कर रहे थे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है ना। चाहे लार्ज नंबर हो, लार्ज साइज की बात हो, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मैक्रोस्कोपिक या मैक्रो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो द प्रॉपर्टी दैट कंसिस्टिंग properties that consisting large number of what? Particle. Large number of particle known as what? Macroscopic particle या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दैट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी वो प्रॉपर्टीज जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आते क्या कौन कौन से हैं? जैसे एक मिनट, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, कंपोजिशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सारी चीजें हैं आपके पास मैक्रोस्कोपिक। जैसे प्रेशर है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अगर आप किसी कंटेनर में क्लोज कर दें तो वो वॉल से टकराएंगे, कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड क्रिएट व्हाट? प्रेशर। लेकिन अगर एक की बात करें तो नहीं होगा, प्रेशर उतना नहीं होगा। सेम वॉल्यूम में भी आप ले लीजिए भाई, 1 लीटर के लिए अलग स्पेस की कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 के लिए कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3 के लिए कितने मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर दें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आते हैं कौन? ये सारी चीजें। प्रॉपर्टी दैट कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप जानते हैं, राइट। सो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, कंपोजिशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसको भी आप क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर इसकी डेफिनिट वैल्यू हो, द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट हैव डेफिनिट वैल्यू कर दीजिए, क्या बोल दिया? डेफिनिट वैल्यू, राइट। देन इट इज सेड टू बी स्टेट। व्हाट? स्टेट अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये भी आपको डिफाइन करने के लिए आता है कि व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम in which macroscopic properties have a definite value, ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का अगर कोई डेफिनेट वैल्यू है
तो आप उसे क्या बोलेंगे? स्टेट सिस्टम या फिर डेफिनेट स्टेट, राइट? If the value of these macroscopic particles, macroscopic properties change, then the state of system also change. If the value of macroscopic properties change, then state of system also change, right? And this is called what? State variable. State, ये भी आपसे पूछा जाता है, डिफाइन किया जाता है, खास करके क्लास 11th के जो होम एग्जामिनेशंस हैं उसमें पूछा जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज की बात करी, ये आपके कॉम्पिटिटिव में चले जाएंगे। आप नीट और आईआईटी के लिए जाते हैं, आपके पास जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, अगर आप चाहे एक प्रॉब्लम, जो एक गैप आ रहा है कि स्कूल में और आईआईटी दोनों चीजों का परफॉर्मेंस बेटर करना, दोनों चीजें कवर हो, हमें कंपटीशन भी करना, हमें 11th-12th में भी अच्छा परफॉर्म करना, तो उस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज है, ये आपका नीट और आईआईटी में भी पूछी जाएगी। हमने कहा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट हैव डेफिनिट वैल्यू कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम और डेफिनिट स्टेट। इफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंजेस, देन स्टेट ऑफ सिस्टम आल्सो चेंजेस। तो ये भी तो चेंज होंगे भाई, और जब ये चेंज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल। अब ये स्टेट वेरिएबल की बात है, ये कैसे हो जाएगा? तो जरा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है गैस, ठीक है, और अगर हमने इस गैस पे प्रेशर अप्लाई कर दिया तो गैस चेंज इनटू लिक्विड। भाई प्रेशर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और गैस पे अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करने के बाद आफ्टर अ लिमिट गैस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, एंड इफ द प्रेशर decreases, then liquid state change into gas। तो कुछ समझे बात को, कि अगर हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज होगा, और जो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल। और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, और नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ द सिस्टम। प्यारे बच्चों, चीजों को अच्छी तरह से समझें। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। हमारे पास H2O है, ठीक, किस में है? गैस में। मान लो स्टेट क्या? गैस। अगर हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो ये चेंज किस में हो जाएगा? लिक्विड में। H2O लिक्विड, स्टेट चेंज हो गई। हम और डिक्रीज कर दें, सर्टेन वैल्यू तक, तो H2O क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। तो स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं? एज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंजेस, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस। ध्यान से,
वापस आते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो H2O सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, और सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज, देन अनदर लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैस स्टेट। तो बात समझ में आ गई। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्टेट ऑफ सिस्टम बोलेंगे। इफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैव डेफिनेट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, स्टेट ऑफ सिस्टम। इफ द मैक्रोस्कोपिक वैल्यू चेंजेस देन स्टेट ऑफ सिस्टम आल्सो चेंज एंड कॉल्ड व्हाट, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल आपको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो आपके पास स्टेट ऑफ वेरिएबल्स की बात कर दी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात कर दी, तो दो चीजें हैं, इसके दो पार्ट आते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, जो अक्सर करके छोड़ दिया जाता है, और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता क्या है। तो देयर आर टू स्टेट वेरिएबल, देयर आर टू स्टेट ऑफ वेरिएबल, right? One is independent variable, independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब तो आप समझ ही गए कि ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे। कौन कौन है ये, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और एक आपके पास है डिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, कुछ याद समझ में? वॉल्यूम। अब इसमें भी कई लोग पूछेंगे सर ये कैसे, ये बात कैसे आ गई, तो भाई उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गैस का, किसी कंटेनर में रखूंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा और वो क्या हो जाए, कंटेनर ब्लास्ट। तो अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इसकी बात जरा कर लेते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऐसी किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी बात को एक एक टर्मिनोलॉजी समझिएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, राइट। यानी वो सब प्रॉपर्टीज की बात हो रही है जिसके जो अमाउंट्स पे डिपेंड करें, जो सब्सटेंस आपका सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस है उसके अमाउंट पे डिपेंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से सब्सटेंस कौन सी चीजें हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, राइट। जैसे
फोर्स, ठीक, मास, वॉल्यूम, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो आ जाएगी बेटे एनर्जी। एनर्जी भी, अब जब एनर्जी की बात आ गई तो एनर्जी तो बहुत कई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी, और बताएं एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, और भी कुछ हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं आपके पास। दीज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम पे, जो अमाउंट है उस पे डिपेंड कर रहे हैं? फोर्स है, मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है दैट कंसिस्ट ऑफ हीट एंड हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी। और जब हम इनकी सब बात कर लेते हैं तो हमारे पास एक और टर्म आ जाता है, एक्सटेंसिव की बात आ गई तो नेक्स्ट आपके पास आएगा इंटेंसिव। ये एक्सटेंसिव हो गया, इंटेंसिव। देखिए हर एक चीज को समझना है। अब ये क्या कर रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये क्या होंगे? डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance present in the system, present in the system। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज हमने रखने की कोशिश की है ताकि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ जाए। थर्मोडायनेमिक है अच्छा चैप्टर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा एक्सटेंसिव एंड देन व्हाट, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अगर आप इसको अगर डू नॉट डिपेंड की जगह इंडिपेंडेंट कर दीजिए तो भी सही। इंडिपेंडेंट, राइट, ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई, जरा ध्यान से देखेंगे, राइट। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, और बताओ डेंसिटी, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और कोई हो सकती है सरफेस टेंशन के अलावा? बताएं भाई। नहीं। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज की बात करने के लिए कह दिया, एक तो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, और इंटेंसिव दैट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम।
प्रॉपर्टीज हमारे पास है। एक्सटेंसिव में फोर्स पे डिपेंड करेगा, मास पे, वॉल्यूम पे, एनर्जी बहुत सारी होगी। और यहां इंटेंसिव की बात करें तो ये टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सरफेस टेंशन से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ जा रहा है स्टेटमेंट पे, जरा पहले ध्यान दीजिएगा फिर इसके बाद सोचते हैं, ठीक, कि रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, रेशियो का मतलब जान रहे हो कि नहीं? रेशियो का मतलब, रेशियो जैसे ए और बी का रेशियो तो ए अपॉन बी लिखेंगे। अगर ए आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और बी भी आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। है ना? ये देखने वाली बात है कि अगर रेशियो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकते हो? सोच के देखो, कुछ भी है? नहीं? अच्छा, जैसे यहां पे आ गया मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स आपका मास से भी निकलेगा, वॉल्यूम तो है ही, दोनों ही देखो आपके पास, ठीक है। तो ये, हाँ, यहां वॉल्यूम है, ये विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी, कहीं आप सोचेंगे तो दोनों ही मास और वॉल्यूम। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये दोनों मास, मोलर मास और ये आपके पास क्या हुआ? वॉल्यूम। ये सबके सब आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और अगर इनका रेशियो निकालोगे तो वो क्या निकलेगा? मोलैरिटी। और ये मोलैरिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे x अपॉन एक्स एम इज इक्वल टू आपके पास है गामा एन, ठीक है। x भी लिख दे, गामा छोड़ दीजिए, x अपॉन एन नंबर ऑफ मोल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद है, जिसे कहते हैं ना कि एग्जाम्स में हिट करने वाले पॉइंट्स है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, जिनके बारे में बातचीत नहीं होती है। तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अगर डिफरेंस की बात कर दें, ये बड़ा पॉइंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो ये कोई किसी एडिटिव प्रॉपर्टी, या ये कह लीजिए कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट लगा दीजिए, ठीक है, नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर हम सिंपली भी डिफाइन कर दें कि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि हमारे होम एग्जामिनेशन वगैरह में कई बार पूछा जा जाता है, तो ये आपके पास सिंपल मैनर है कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएट ही करना है तो भाई एक पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन ही होगा, दूसरे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, तीसरी बात है कि इसका रेशियो, जो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा इंटेंसिव में तो नहीं है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो आपका एक्सटेंसिव हो जाए, नहीं। और दूसरा ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, और नेक्स्ट आपके पास उसमें आप लिख सकते हैं कि क्या ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ
बेसिक चीजें थी। जब हम अगले टर्म पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, तो हम लोग बात करेंगे कुछ चीजों पे, जरा ध्यान दीजिएगा। जितने भी यूक्लिब्रियम के, ये थर्मोडायनेमिक का जो भी प्रोसेस आता है, इसके अंदर यूक्लिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। कोई भी 3 टाइप का सिस्टम हो गया, ओपन, क्लोज, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, स्टेट ऑफ सिस्टम हो गया, स्टेट वेरिएबल हो गया, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं खास करके वो आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ सकें। अब हमारे पास चीजें आती हैं, टॉपिक है हमारे पास थर्मोडायनेमिक यूक्लिब्रियम। अगर हम थर्मोडायनेमिक यूक्लिब्रियम की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो मैं इसको क्या कहूंगा? इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है? बैलेंस। अगर दो चीजों में कन्वर्जन हो रहा है तो उसमें क्या होगा? बैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब क्या होगा? कि दोनों का अमाउंट हमेशा एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कभी ऐसा हो कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर, डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे बेटे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ध्यान से इस बात को चेंज करना कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन डू नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक। अब इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब भी सेटअप होता है तो बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस यूज होते हैं। कौन से? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो देखते हैं जरा सा कि भाई हमारे पास थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है कौन कौन। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यानी कोई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट, सेम। हमने कोई ऐसा प्रोसेस क्रिएट किया है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरे वे में इसको क्या कह देंगे अगर डिफाइन ही करना है तो? प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या हो गया हमारा? आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरी बात आती है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। बार स्टैंड फॉर pressure. Pressure is constant. It means the process in which pressure does not change with the time. Third one, isocoric. Isocoric process. Right? तो आइसो मीन्स सेम थिंग, कांस्टेंट। कोरिक वर्ड स्टैंड फॉर वॉल्यूम। इट मीन्स द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज
कांस्टेंट। इसके बाद आते हैं आपके पास फोर्थ पॉइंट पे, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस, इट मीन्स द प्रोसेस इन विच हीट कैन नॉट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है ना। हीट कैन नॉट एक्सचेंज, यानी वॉल कैसी होगी, एडियाबेटिक वॉल, या इंसुलेटिंग और थर्मल इंसुलेटिंग, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट पे हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल। अच्छा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज ए है, चेंज हो गई बी में, तो बी अगेन किस में चेंज जाएगा, रिवर्सिबल। अगर इसको एक्सपेरिमेंटली बताना हो तो मैं कहां बताऊं, चलो यहीं पे बताते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है बेटे। सिलेंडर में यहां पे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक, मूवेबल पिस्टन। और यहां हमने एक इस तरीके से पोर्सिलेन डिस्क रख दी है जिसके अंदर सैंड पड़ा हुआ है। सैंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और यहां पे गैस है, तो गैस एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही, तो हम उसको, ये सिस्टम हमने मान लिया। तो प्रेशर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अनदर प्रेशर एक्ट ऑन दिस पिस्टन, ये क्या है, मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, ठीक है। एक पेन और थी, रेड बॉल कहां चली गई, चलो खैर। तो अनदर फोर्स प्रेशर एक्ट ऑन दिस पिस्टन फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी, एटमॉस्फेरिक। तो कंडीशन एक ये बनाई पड़ रही है कि क्या अगर आपका पी ऑफ एटमॉस्फेरिक इक्वल हो जाए पी ऑफ गैस की, तो क्या ये प्रेशर, क्या ये पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा, नहीं करेगा। अगर दोनों तरफ से भाई ये दीवार है, दीवार पे मैं प्रेशर लगा रहा हूं, जितना मैं लगा रहा हूं उतना वो भी लगा रहे हैं, तो क्या दीवार मूव हो जाएगी, नहीं हो, तो यानी पिस्टन कैन नॉट मूव। अच्छा, इन केस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम ग्रेटर देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो पिस्टन किधर को मूव करेगा, डाउनवर्ड। देखिए किधर को मूव करे, डाउनवर्ड हो रहा, यानी इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन होगा। जो गैस है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे करते, कंप्रेशन आ जाएगा। पिस्टन मूव डाउनवर्ड, पिस्टन किधर को मूव कर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये लीजिए। अच्छा, इन केस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, then what happened, this piston move upward, piston move upward, piston move upward, then what takes place, expansion of gas takes place। देख रहे हैं। अब ये पूछेंगे कि सर ये जो है यहां पे सैंड रखी है, इसका क्या काम रहा, इसको क्यों रख दिया बेकार में। तो ये सैंड तो नहीं, एक बताने के लिए है कि इन केस भाई आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम और ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो हमें तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है ना, तो हम क्या करें, अगर इसमें से पहले ये कांस्टेंट है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, इक्वल हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा सैंड बाहर निकालूंगा, सैंड बाहर निकालूंगा तो जो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा, तो पिस्टन किधर को मूव होगा, अपवर्ड। अगर मैंने और सैंड डाल दी तो प्रेशर और ज्यादा होगा, पिस्टन किधर जाएगा,
डाउन। तो ये पिस्टन अप एंड डाउन हो रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्रिएट कर रहा है। और ये किस प्रोसेस में होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन फुलफिल यही है कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात थी भाई। अच्छा, 6 यहां पे कर देता हूं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये तो सिंपल हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या बात कह दी कि भाई एक बार वंस ए चेंज इनटू बी, बी नेवर चेंज इनटू ए, कभी भी चेंज नहीं होगा, इरिवर्सिबल। अब मैंने इतना बड़ा हो गया हूं तो क्या मैं आपकी एज में आ जाऊंगा? नहीं आऊंगा, ये इरिवर्सिबल है। कागज को मैंने बर्न कर दिया, जला दिया, कार्बन को मैंने बर्न कर दिया, जला दिया, अब क्या फिर से कार्बन बन जाएगा? फिर से पेपर बन जाएगा? नहीं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, यूजेबल नहीं रहेगा, कार्बन तो रहेगा। 7th आपके पास आते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि अगर कोई चीज प्रोसेस ए से स्टार्ट हुआ, बी में गया, बी से आए, सी में कन्वर्ट हुए, सी से कन्वर्ट होकर डी में आए, अरे ये तो मेरे नाम का पहला लेटर है, क्या ना, डी, और डी अगेन चेंज टू ए। तो क्या हो रहा है? एक साइक्लिक प्रोसेस क्रिएट हो गया कि ए चेंज टू बी, बी चेंज टू सी, सी चेंज टू डी एंड डी अगेन चेंज टू ए। तो कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होने के बाद भी फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो क्या होगा? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे अगर मैं और इसको एलिब्रेट कर दूं थोड़ा सा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि हमारे पास H2O है, लिक्विड स्टेट में, चेंज हो गए H2O गैस में, फिर से कंडेंस हो गए, ये वेपोराइज हो गए, कंडेंस्ड हो गए H2O लिक्विड में। और अगर बिल्कुल ठंडी जगह पे आ गए हैं आप, अमेरिका वगैरह पहुंचे, तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। सॉलिड फिर से मेल्ट होगा, अफ्रीका आ जाओ, लिक्विड में आ गए, फिर से लिक्विड में किस पे चेंज होंगे? तो ये क्या हो रहा है? अगर हम एक जगह पे पॉइंटर रखें और फिर घूम फिर करके हम वहीं पहुंच जा रहे हैं, तो क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ही तो है। ठीक है, तो हम किसकी बात करें? यानी थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कितने प्रोसेस हैं? 7 प्रोसेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इरिवर्सिबल, साइक्लिक। ठीक है, अगले वाले पॉइंट पे फिर चलते हैं। तब तक आप लोग भी पानी वगैरह पी लो, हम भी पानी पी लें भाई।